हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कुछ बेसिक बात किए थे, जिसमें हमने बताया था एक चर में द्विघात समीकरण, और एक और बात वहां पे बताया था कि जहां एक्स स्क्वायर रहे उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि x के पावर 1 रहे उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। यदि 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 x के पावर 3 रहे उसको हम लोग त्रिघात समीकरण कहते हैं या त्रिघात बहुपद कहते हैं। यदि हम लोग इतना भी जान ले कि जहां x के पावर 2 होगा उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे, लेकिन इतना जानने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों को हम जितना बता रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं और जितना समझा रहे हैं उतना आप लोगों को समझना है, और कुछ हम लोग को एडवांस लेवल पे भी चलना है, क्योंकि हम लोग का मोटो तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पास करना है। मोटो ये रखना चाहिए कि यदि हम बोर्ड पास कर लेते हैं, आगे मान लीजिए हमें आज बहुत जो कंपटीशन है, आगे जॉब नहीं मिला, तो हम पढ़ा तो सकते हैं, तो इसलिए हमको अच्छा से पढ़ना होगा। तो इसलिए आप लोगों को कुछ एडवांस लेवल पे हम लेकर चल रहे हैं। और एक और बात वहां पे बताया था कि भिन्न भिन्न चर का मान भिन्न भिन्न चर भिन्न भिन्न मतलब जैसे जैसे चर बदलता है वैसे वैसे द्विघात बहुपद बदलता है। इतना आप लोग शॉर्टकट में जानिए। जैसे वहां पे कल हम एक एग्जाम्पल दिए थे, यदि एक समीकरण रहे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 माइनस 7x प्लस 12, और हम लोग वहां पे x का मान 1 रख रहे थे तो कुछ और मान निकल कर आ रहा था। यहीं पे x का मान हम लोग -1 रख रहे थे तो कुछ और मान निकल कर आ रहा था, और वहीं पे हम लोग x का मान यदि 2 रख रहे थे तो कुछ और निकल कर आ रहा था। उसके बाद में हम लोग शून्यक बहुपद देखे, जहां पे हम लोग 3 और 4 एग्जाम्पल के रूप में लिए थे। अगर हम लोग समीकरण में 3 रख रहे थे तब बहुपद के मान 0 हो रहा था, या हम लोग समीकरण में 4 रख रहे थे तब बहुपद के मान 0 हो रहा था। वहां पे हम लोग जाने थे कि बहुपद का 2 शून्य निकल कर आया, जिसको हम लोग 3 और 4 बोल रहे थे। और एक और बात वहां पे हम लोग जाने थे कि कुछ कुछ ऐसा समीकरण होता है जिसका शून्य निकलना असंभव की बात होती है, उसका शून्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हम लोग किसी हर हालत में शून्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे x है, या ऐसा ही रख कर देखिए, यहाँ पे 1 रखिएगा तो इसका वैल्यू 3 आएगा। हम कल बताए थे यदि 0 रख दीजिएगा तो इसका वैल्यू फिर 1 निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग इस समीकरण का बहुपद किसी हर हालत में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और आगे आज हम लोग को चर्चा करना है, जैसे कि हमने कल बताया था कि हम लोग कल की क्लास में द्विघात समीकरण का प्रकार देखेंगे, रूप देखेंगे, कितने प्रकार का होता है। हमने कल चर्चा किए थे कि द्विघात समीकरण जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शुद्ध समीकरण और दूसरे को बोलते हैं मिश्रित समीकरण। तो चलिए हेडिंग दीजिए,
हेडिंग दीजिए हेडिंग दीजिए द्विघात समीकरण का प्रकार। हेडिंग द्विघात समीकरण का प्रकार। यह देखिए जो द्विघात समीकरण है मूलतः दो प्रकार का होता है। आप लोग लिखिएगा द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण मूलतः दो प्रकार के होता है। एक नंबर में लिखिएगा शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण लिख लीजिए। द्विघात समीकरण देखिए हम कल एक समीकरण यहां पे लिखे थे, और यदि मान लीजिए यहां पे हम लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और एक और समीकरण लिख दें 9x स्क्वायर माइनस 25। अब यहां पे हम पूछें अरे चला इसको हम कौन सा समीकरण बोलते हैं, तो आप लोग तो इसको आराम से बता दीजिएगा सर यहां पे x का पावर 2 है तो इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। लेकिन हम द्विघात बहुपद नहीं पूछ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये है कि समीकरण का नाम क्या है, तो फिर आप लोग क्या बताइएगा। मान लीजिए बोर्ड में तो ऐसा नहीं देता है, लेकिन कहीं किसी कारणवश से कभी दे दे इस समीकरण का नाम बतावें ऑब्जेक्टिव में, तो आप लोग इस समीकरण का नाम क्या बताइएगा। अगर इस प्रकार से दे दे समीकरण और पूछ दे कि इस समीकरण का निम्न में नाम होगा, तो फिर आप लोग क्या बताइएगा। तो इसी को हम लोग शुद्ध समीकरण या शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जान लीजिए इसमें तो ए है और सी है, बी नहीं है, तो इसका मतलब यह होता है शुद्ध द्विघात समीकरण में कि b इक्वल टू जहां पे 0 आप लोगों को दिख जाए, मतलब जिस समीकरण में b नहीं होगा। जैसे यहां पे देखिए 9x स्क्वायर माइनस 25 चर पद के बाद में सीधे अचर पद है, यहां पे b दिया हुआ है। देखिए तो a के बाद में सीधे सी है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ पे a है, b है, c है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे a दिया हुआ है, b नहीं दिया है, डायरेक्ट c दिया है। तो इसी को हम लोग द्विघात बहुपद का शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं जहां पे b नहीं दिया होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं थोड़ा एक लाइन में। इसको लिखा जाए वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का प्रथम पद लुप्त होता है, प्रथम पद लुप्त होता है, उसे
शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है। कहा जाता है जहां जहां b इक्वल टू 0, जहां b इक्वल टू 0 इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर माइनस सी होता है। लिखिएगा, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर माइनस सी होता है। इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक और 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। कुछ भी मतलब यहाँ पे एक बार आप लोग समझ लीजिए, शुद्ध द्विघात समीकरण वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का प्रथम पद लुप्त हो। अब यहाँ पे बोल रहा है चर का प्रथम पद लुप्त हो, तो हम लोग चर किसको बोलते हैं? जहां पे भी एक्स वाई जेड ए बी सी मतलब अल्फाबेट का कोई अक्षर दिख जाए उसी को तो हम लोग चर बोलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स है तो इसी को तो हम लोग चर बोलेंगे। तो इसमें बोल रहा है आपके परिभाषा में कि चर का प्रथम पद लुप्त हो। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे चर का तो द्वितीय पद है। अरे चर का दो पद नहीं है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे चर का दो पद है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है चर का प्रथम पद लुप्त हो। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग बोलते हैं चर का द्वितीय पद, इसको हम लोग बोलते हैं चर का प्रथम पद, इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। जो कांस्टेंट रहता है, जो कोई नंबर रहता है सिर्फ एक्स वाई मतलब अल्फाबेट के साथ नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अचर पद। और जिसके साथ एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी लगा हो उसको हम लोग बोलते हैं चर पद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर का द्वितीय पद इसको बोला जाता है, इसको चर का प्रथम पद बोला जाता है, इसको अचर पद बोला जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे चर का द्वितीय पद है, चर का प्रथम पद इसमें दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। इसलिए परिभाषा में बोल दिया गया है कि वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का प्रथम पद लुप्त होता है, लुप्त हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहां b इक्वल टू 0 हो। इतना भी आप लोग जान लीजिए, इस परिभाषा को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इतना आप लोग जानिए, जहां पे b इक्वल टू 0 दिख जाए, जहां पे b नहीं होगा उसी को हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए और हम दूसरा नंबर बताते हैं जल्दी से। नंबर दो होता है पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण। इसमें देखिए, इसमें हमको कुछ जो लिखे हैं इससे हमको कॉमन सेंस लगा कर ही जानना चाहिए कि पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण, यानी कि जो पूर्ण हो और जो मिश्रित हो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण
पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण बोलते हैं, यानी कि जिसमें जिसमें b इक्वल टू नॉट जीरो हो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, या जिसमें चर पद का द्वितीय राशि एवं प्रथम घात वाला पद दोनों हो उसी को हम लोग पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो इसको आप लोग लिखिएगा, वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर राशि का एक घात तथा दो घात वाले दोनों बहुपद पाए जाते हैं, या दोनों पाए जाते हैं, उसे एक घात तथा दो घात पाए जाते हैं, दो घात पाए जाते हैं, उसे द्विघात समीकरण पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण कहा जाता है। जहां b इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब हम लोग जो शुद्ध द्विघात समीकरण देख रहे थे वहां पे ई देखे थे कि b इक्वल टू जीरो हो, लेकिन इसमें हम लोग यह देखे हैं कि b इक्वल टू नॉट जीरो हो, मतलब इसमें b जीरो नहीं हो सकता है। इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 21 इक्वल टू जीरो। एक और एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 81x इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे लिखा है b इक्वल टू नॉट जीरो हो, इसमें तो इस बात को नहीं बताया गया है सी रहे या नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b जीरो नहीं होना चाहिए। यदि b जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। यदि b जीरो नहीं होता है, उसमें c रहे या नहीं रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण या मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब देखिए, जो शुद्ध द्विघात समीकरण है उसको हम लोग हल कैसे करेंगे, ये भी जानना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि उससे हर एक साल क्वेश्चन आता है, हरदम क्वेश्चन पूछता है।
मान लीजिए यदि ए बी सी तीनों रहता है तब तो हम लोग खूब आसानी से उसको हल कर देते हैं, क्योंकि इससे इसमें गुना करते हैं और इसको तोड़ देते हैं। लेकिन यदि सी नहीं रहे, सॉरी बी नहीं रहे, तब सिर्फ ए और सी से हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? जब बी 0 हो जाए तब हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं? तो चलिए अभी हम उसका रूल लिखवाते हैं और बताते हैं। यहां पे लिखिएगा शुद्ध द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। हवड़ाना थोड़ा भी नहीं है चला, साथ साथ चलना है। एक आध क्लास में ये रूल को हम लिखवा देंगे, उसके बाद में हम लोग एरोप्लेन के जैसा उड़ेंगे। शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण ज्ञात करने की विधि। अब देखिए शुद्ध जो द्विघात समीकरण है इसको ज्ञात करने की दो विधि है। एक तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, और दूसरा जो है उसको हम लोग एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग विधि द्वारा। अब देखिए जो ये है गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल विधि द्वारा, सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए द्विघात समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं। द्विघात समीकरण ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जिसमें हम लोग एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरे को बोलते हैं वर्गमूल विधि द्वारा। जब तक आप लोग रूल नहीं जानिएगा तब तक क्वेश्चन बनाना असंभव की बात है, लेकिन आप लोग रूल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। याद कुछ भी नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। हम जो लिख रहे हैं बोर्ड पे उसको आप लोग देखिए और समझिए, बस उतना ही आप लोगों को काम करना है। समझते चलिएगा तो सब कुछ संभव है। यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो कुछ भी नहीं बन सकता है। अब यहां पे लिखिए, हेडिंग दीजिए गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण ज्ञात करना। यहां पे हेडिंग दीजिएगा गुणनखंड विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण ज्ञात करना, जिसमें एक नंबर में लिखिएगा समीकरण के सभी पद को बाईं ओर लाएं तथा उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलें। नंबर 1 लिखिएगा समीकरण के सभी पद को, समीकरण के सभी पद को बाईं ओर लाएं तथा उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बदलें।
नंबर 2 लिखिएगा, नंबर 2 लिखिएगा, बाईं ओर के पदों को बाईं ओर के बाईं ओर के पदों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लगाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लगाकर हल करें या गुणनखंडित करें। खंडित करें। नंबर 3 में लिखिएगा, अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करें। अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर करें। शून्य के बराबर कर दें, जिससे दो एक घाती समीकरण प्राप्त होता है। और यहाँ पे लास्ट में प्रत्येक एक घाती समीकरण को हल करें। ये जो 4 रूल है इसको आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए। इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से समझाएंगे, क्योंकि इस रूल को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग जिसमें बी नहीं रहे उसको कैसे तोड़ेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला है समीकरण के सभी पद को बाईं ओर लाएं। मतलब हम यहाँ पे खड़ा हैं तो इसको हम लोग राइट हैंड बोलते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट की ओर समीकरण के सभी पद को लेफ्ट की ओर लाएं। और नंबर 2 में बोल रहा है बाईं ओर के पद को जो यहाँ पे लिखे हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र लगाकर गुणनखंडित करें। इसको इस सूत्र का प्रयोग से गुणनखंडित करना है। और नंबर 3 में अब प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दें। जो इसका गुणनखंड निकल कर आएगा अब उसको शून्य के बराबर करेंगे, जिससे दो एक घातीय समीकरण प्राप्त होगा। अभी हम बताए थे जिसका पावर 1 हो उसी को हम लोग एक घातीय समीकरण कहते हैं। तो इसको जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो दो एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। और नंबर 4 में प्रत्येक एक घातीय समीकरण को हल करें। नंबर 4 में प्रत्येक एक घातीय समीकरण को हल करें, जिससे मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अभी हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाइएगा जल्दी जल्दी। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद में हम लोग वर्गमूल विधि पर चलेंगे। यहां पे क्वेश्चन दे दें, क्वेश्चन 9x² माइनस 25 इक्वल टू
0 को हल करें तो नंबर 1 में हम मेरा क्या बोल रहा था, विधि को आप लोग लिखे होंगे, रूल को तो पलटिए और देखिए। नंबर 1 बोलता है कि सभी पद को बाईं ओर लाएं, तो यहाँ पे तो सभी पद बाईं ओर है। लेकिन नंबर 2 बोलता है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, इतना तो दिया है। अब नंबर 2 में हमें इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज करना है। तो मान लीजिए यदि 9x स्क्वायर दिया है तो 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 9 आता है। यदि 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यदि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, अब 0। अब देखिए यहाँ पे नंबर 3 में बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला सूत्र रख कर और इसको तोड़े। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी लिखवाए थे, तो इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। नंबर 3 बोलता है कि इसको अब 0 के बराबर कीजिए, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको भी कीजिए, 2 एक घाती आएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 3x तो इधर रहेगा, लेकिन जब 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। फिर इसको लाइए 3x, जब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा -5, x इक्वल टू -5/3, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 इंटू -5/3। x का वैल्यू कितना निकल कर आया 2 निकल कर आया। एक बार और समझ लीजिए, जैसे हम रूल में लिखवाए हैं कि सबसे पहले सभी पद को बाईं ओर लाना है। नंबर 2 में उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ देना है। नंबर 3 में जब तोड़ दिए हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उस पर रखकर हमको तोड़ना है और उसे हमें 0 के बराबर करना है, जिससे 2 एक घाती समीकरण बाहर निकल कर आएगा। और नंबर 4 में वो दोनों एक घाती समीकरण को हमें हल करना है। देखिए यहाँ पे एक घाती समीकरण है कि नहीं है, x का पावर 1 है तो 1 1 2 एक घाती समीकरण मेरा निकल कर आया है। अब यदि हम हल किए हैं इसको तो x का मान 2 निकल कर आया, एक आया 5/3, एक आया -5/3। इसको लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं आगे एक क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 16 को हल करें। 16 को हल करेंगे, फिर इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए -16 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर फॉर्मूला लगाएंगे 2x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसको 0 के दोनों को बराबर कीजिए, क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा 2x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4/2, यहाँ पे होगा x इक्वल टू -4/2। इसको काटिएगा तो 2 होगा, इसको काटिएगा तो -2 होगा, इसलिए x इक्वल टू कितना निकल कर आया 2 और -2। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2 निकल कर आया। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। और यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, उसको जो बना दिया हम समझ जाएंगे कि जो हम रूल बताए हैं
जो मेरा बताया हुआ है उसको आप लोग अच्छे से समझ लिए, और जो बना दिया उसको हम बहुत बहुत चीज देंगे, बहुत बहुत इनाम देंगे। चलिए एक आगे क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। और इस क्वेश्चन को हल कीजिए। यहां पे क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन है 16x² प्लस 36 इक्वल टू 0 को हल करें। हल करें। या यहां पे केवल 4x² कर दीजिए। 4x² ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा, ए में -3, बी में √-9, सी में √9, डी सी में 3 और डी में नॉन ऑफ दीज। इसको आप लोगों को एकदम ध्यान से बनाना है। और देखिए हम रूल में जो लिखवाए हैं का ऐसा कुछ लिखवाए हैं, हम बताए हैं, आखिर ऐसा ही छोड़ दिए हैं। आप लोग जरा ध्यान से देखिए और इसको दिमाग लगाकर बनाना है। सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे, 4x² प्लस 36 इक्वल टू 0। इसको हम ऑब्जेक्टिव में दिए हैं, तो मान लीजिए 4x² तो इधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। फिर x² बराबर क्या हो गया, ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -36/4, तो हो जाएगा -9, x² इक्वल टू -9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, वो -9 √9, तो क्या कभी -9 रूट से बाहर निकलता है? इस संभव है क्या? यह असंभव है। इसलिए इसमें जो होगा, देखिए तो ना इसमें ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, -4x² -100 इक्वल टू 0, इस प्रकार से दे दिया है। अब इसका हल करना है। ऑप्शन ए में दे दी 5, बी में -5, सी में 7 और डी में 9। इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। और यहां पे देखिए फिर जो दिया है -4x² -100 इक्वल टू 0, -4x² ठीक हो जाएगा 100। अब देखिए x² बराबर क्या हो गया, 100/-4, इसको काटिएगा तो x² बराबर आएगा -25, आया ना, -25। अब x बराबर फिर क्या हो जाएगा, √10 का यहाँ पे कोई ऑप्शन में √10 दिया है? यदि नहीं दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। देखिए आप लोग रूल को ठीक से देख लीजिएगा एक बार। और एक और बात जान लीजिए, या नोट में आप लोग कहीं लिख लीजिए, यदि दोनों पद, यदि ए और सी दोनों प्लस में दे दे तब भी हल x का मान निकाल पाना असंभव की बात है। और यदि दोनों माइनस में दे दे कहीं तब भी x का मान निकालना असंभव है। इसलिए हम दो ऑब्जेक्टिव दिए और जांच किए कि क्या आप लोग इसको बना सकते हैं, या आप लोग रूल ठीक से देखे हैं या उसी तरह छोड़ दिए हैं। तो अगर कहीं भी समीकरण में ए और सी दोनों प्लस में दे दें तो उसको हम कभी भी उसका x का मान नहीं निकाल सकते हैं। यदि दोनों माइनस में दे दे तो इसका भी x का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि 25 9x² -25 जो था तो एक प्लस में था और एक माइनस में था, तभी तो हम लोग हल कर पा रहे थे, x का मान निकाल पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखे तो दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो इसका हल कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दोनों माइनस में है, इसका भी हल कभी नहीं हो सकता है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग वर्गमूल विधि द्वारा सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जाना भी जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।